वकील बहू। जनक पेशे से एक बहुत अच्छी वकील थी, लेकिन कहते हैं ना, बहू कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, सास के सामने तो भीगी बिल्ली ही होती है। अरे जनक, क्या बात है? आज रोटी नहीं मिली अभी तक। ये तेरा कोर्ट नहीं है जो आज फैसला ना हुआ तो कल की तारीख मिल जाए। रोटी तो रोज वक्त में चाहिए। हाँ। माँ जी, रोटी तो कब की बन गई। मैंने आपको कहा तो खाना खाने के लिए, आपने शायद सुना नहीं होगा। ओहो हो, जज नहीं हूं मैं तेरे कोर्ट की, सास हूं सास। कोई दलील फालतू की मत देना यहाँ। बहुत जानती हूं मैं इन वकीलों को। अपनी बात ऊपर रखने के लिए झूठ बोलने में जरा भी नहीं सोचते। तभी वहां जनक के ससुर आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, क्यों बेचारे के काम को कोसती रहती है हमेशा। मैं भी तो था वहां जब ये आई थी तुझे रोटी खाने को बुलाने के लिए। सास को तो अब गुस्सा आ जाता है कि कैसे किसी ने बहू की साइड ले ली। अरे वाह जी वाह, वो तो मैं जानती थी कि कोई ना कोई गवाह तो ये पेश कर ही देगी। पर मैं तो अब सीधा खाना खाकर सोने जाऊंगी। मुझे आदत नहीं है किसी से बहसा बहसी करने की। पता नहीं कैसे ये वकील इतना दिमाग लगाकर खुद तो झूठ बोलते ही हैं, साथ में झूठे गवाह भी ले आते हैं। जनक को सास के ताने सुनने की अब आदत सी पड़ जाती है। एक दिन जनक वकील की ड्रेस पर काला कोट पहनकर कोर्ट के लिए निकल ही रही होती है कि अरे कहाँ चली काला कौवा बनकर? टोक दिया ना। अब कोर्ट तो वकील वाली ड्रेस पहनकर ही जाऊंगी ना। वाह भाई वाह, दामिनी तो मैंने भी देखी है। सन्नी पाजी ने ऐसा ही कोट पहना था और कहा था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। मतलब कि कोई बात करनी है तो बोलिए, वरना वक्त नहीं है मेरे पास खराब करने के लिए। अरे पता नहीं तुझ में क्या देखा मेरे बेटे ने, सारा दिन वकीलों वाली बहस करती है, भोली भाली सास के साथ। अच्छा सुन, जो इतनी बहस मेरे आगे करती है ना, जरा अपने बॉस से कर ले, जो 1 साल भी ना हुए तेरी शादी को और काले कपड़े पहना दिए। अंदर जा और लाल कोट पहन कर आ, पता तो चले कि नई नवेली शादी हुई है। अरे माँ जी, कोर्ट में मेरा बॉस क्या करेगा? ये तो पूरे देश की ड्रेस है वकीलों के लिए। लेकिन सास तो ठहरी सास। अच्छा, तो कोई जरूरत नहीं है 2-4 साल कोर्ट जाने की। शादी थोड़ी पुरानी हो जाए तब इजाजत दे दूंगी मैं तुझे काले कपड़े पहनने की। अब क्या था, मन मारकर जनक को लाल रंग का कोट पहनकर कोर्ट जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद आहा, बढ़िया, ये पूरे देश की ड्रेस की बात करने वाली। अरे पहना दिया ना लाल कोट। अब सास आए दिन या तो जनक को उसके काम का ताना देती, या फिर उसका काम छुड़वा देने की धमकी। तंग आकर एक दिन जनक पति से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि कोर्ट जाना बंद ही कर दूं। अरे क्यों यार, इतना अच्छा करियर है, क्यों छोड़ने की सोच रही हो? अरे लाल रंग का कोट पहनकर जाना पड़ता है। हर बात पर सास ताना देती है कि वकील तेज होते हैं, सवाल जवाब करते हैं, झूठी दलीलें देते हैं। अरे तो ठीक है ना, वो जो कहती है अपनी समझ से कहती है, लेकिन तुमको तो पता है ना कि सच्चाई क्या है। जनक को पति की बात से हौसला मिलता है कि तभी घर पर कुछ लोग आ जाते हैं। अरे आइए पंच साहब, कैसे आना हुआ? अरे भाई साहब, सुना है कि आपकी बहू वकील है। तभी वहां सास आ जाती है। हाँ है तो, लेकिन क्या हुआ? फिर कहीं बहस कराई क्या? अरे हम तो खुद दुखी है उसके व्यवहार से। अरे भाभी जी, आपको तो पूरा मोहल्ला जानता है कि आप कितना बोलती है। फिर हम यहाँ बहू रानी की कोई शिकायत नहीं, बल्कि अपनी परेशानी लेकर आए हैं। ससुर जी खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, मैं भी बहू को बुलाता हूँ। जनक वहां आती है, सबको नमस्ते करके बैठ जाती है। बहू रानी, हमारे गांव में बड़ी मुसीबत आ गई है। अब तो पूरे गांव की जिम्मेदारी मानो तुम्हारे कंधों पर है। अरे ना ना, इससे तो घर की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, ये गांव की जिम्मेदारी क्या लेगी? भाभी जी, आप चुप हो जाओ। यहाँ पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है। आप जाओ, जरा रसोई से सबके लिए चाय लेकर आओ। मैं कॉफी लूंगी। हाँ हाँ, वकील साहिबा के लिए कॉफी। सास सर पैर सब पटक कर वहां से निकल जाती है। बहू, गांव में पानी नहीं आ रहा है,
पड़ोसी राज्य ने हमारा पानी रोक रखा है। इसका मामला तो बड़े कोर्ट में चलेगा पंच जी, लेकिन ऐसा क्यों? वो राज्य हम लोगों से पानी के पैसे मांग रहा है। अब आधे गांव में पानी की सप्लाई खत्म हो गई है बहुरानी। अच्छा पंच साहब, बात गांव की है तो मैं जरूर केस लड़ूंगी। यहाँ एक बार फिर सास की एंट्री हो जाती है। अरे वाह जी वाह, ये काम करवा लो आप हमारी बहू से, बहुत अच्छा करती है। मैं हूं सीधी सादी सास, इस लड़की ने कैसे लड़ लड़ कर मुझे साइड कर रखा है ये तो अब आपको पता चल ही जाएगा। अरे भाभी जी, आपकी आवाज तो पूरे गांव को सुनाई पड़ती है जब आप बहू रानी को सुंदर वचन सुना रही होती हैं। अरे वकील बहू मिली है, फक्र करो फक्र। हाँ जी हाँ, सारी फकर तो हम लोग ही करें। खैर, अब जो केस लड़ेगी और पानी गांव में आ जाता है तो पंच साहब लिख कर देना होगा कि हैंड पाइप में सबसे पहले मेरी बाल्टी और घड़ा भरेगा। अरे फिर तो हम बहू रानी के नाम पर घर पर ही सप्लाई दे देंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बहू, गांव के पास अभी वकील करने की भी पैसे नहीं है तो। अरे पंच साहब, ये मेरे गांव का मामला है, मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगी। सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन सबके जाने के बाद झनक मन लगाकर गांव की परेशानियों को दूर करने में लग जाती है। और वो दिन भी आता है कि झनक केस जीत जाती है। अरे आज तो प्लम्बर आकर घर तक पाइप लगा गया है। खुश हो जाओ, मेरे कारण तुम लोगों को घर के अंदर ही पानी मिल जाएगा। बदतमीज बहू। सभ्यता से भरपूर शास्त्री परिवार की इकलौती बेटी मोहिनी को बचपन में ही पढ़ाई के लिए विदेश भेज देते हैं, जहां से वो सालों बाद ग्रेजुएशन पूरी करके इंडिया वापस आती है, जो अब संस्कार, सभ्यता, संस्कृति जैसी चीजों से कोसों दूर होती है। एक सुबह मोहिनी शॉर्ट ड्रेस पहने, कानों में हेडफोन लगाए जोर जोर से इंग्लिश गाने गाती हुई घर में घूम रही होती है। सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं, राक्षसों की तरह चिल्लाते नहीं। पॉप्स, आपको अच्छे गाने की बिल्कुल समझ नहीं है, सो टेक अ चिल पिल। अरे मोहिनी, पापा से ऐसे बात करते हैं क्या? सारी तमीज भूल गई हो। ओह मॉम प्लीज, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं हुई, सो डोंट ओवर रिएक्ट। ऐसे ही दिन बीतते हैं जिसमें मोहिनी के तौर तरीके, रहने और बात करने का ढंग उसकी मम्मी पापा को परेशान करने लगता है। भला कोई मानेगा कि ये मेरी बेटी है? रीति रिवाज और संस्कारों से तो इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, और अब तो लगता भी नहीं कि कभी होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? लड़कियां सारे नखरे अपने माँ बाप को ही दिखाती है। ससुराल जाकर उन्हें सब कुछ करना भी पड़ता है और मानना भी। पत्नी की बात शास्त्री जी समझ जाते हैं और कुछ ही दिनों में अपने से भी ज्यादा धार्मिक परिवार में निखिल के साथ मोहिनी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। रिश्ता तो पक्का कर दिया, पर यहाँ मोहिनी को कैसे मनाएंगे? शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है जी। इसी तरह एक के बाद एक तिकड़म लगाते हुए दोनों मिलकर मोहिनी को शादी के लिए तैयार कर लेते हैं और मोहिनी निखिल की शादी हो जाती है, जिसके अगले दिन से ही मोहिनी दोबारा अपने पूरे अवतार में शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर में घूमने लगती है। बहू को ऐसे देख सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या बेशर्मी है, हमारे घर की लड़कियां जींस तक नहीं पहनती और तुम बहू होकर इतने छोटे कपड़े पहनकर पूरे घर में घूम रही हो। सीरियसली मॉम, प्लीज आप अपनी इस 80 के दशक वाली सोच में मुझे इंक्लूड मत करो। हाय तौबा, एक तो बेशर्मी दिखाती है, ऊपर से सास के साथ जुबान भी लड़ाती है। अरे जल्दी कपड़े बदल कर आ, घर की पहली आरती तुम्हें ही करनी है।
इतनी देर में निखिल भी वहां आ जाता है। माँ पापा आने वाले हैं, पूजा का सारा सामान तैयार है ना? ये पूजा हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड्स के पीछे पड़ी रहती थी और अब हस्बैंड के पीछे भी आ गई। मोहिनी की बातें सुन सास तो अपना सिर पकड़ लेती है, लेकिन निखिल किसी न किसी तरह उसे पूजा के लिए कन्विंस करके कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता है, जिस पर पूजा खत्म होने के बाद वो एक बार फिर अपनी शॉर्ट ड्रेस में आ जाती है। बहू, ये क्या तरीका है? संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? नहीं ससुर जी, संस्कार मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड था, अब तो मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। मोहिनी का जवाब सुन के ससुर तो भगवान नाम जपते वहां से चले जाते हैं, लेकिन सास बहू के बीच कहासुनी फिर शुरू हो जाती है, जिसे इग्नोर करते हुए मोहिनी घर से बाहर चली जाती है और देर रात घर वापस आती है। मोहिनी, मैं जानता हूँ कि तुम विदेश में रही हो और तुम्हें वहीं की आदत है, पर यहाँ चीजें कुछ अलग है। अगर तुम उस हिसाब से कुछ एडजस्ट कर लो तो सबके लिए सही हो जाएगा। I am not in a lecture mood. Good night. अगली सुबह मोहिनी देर से उठकर एक बार फिर उसी तरह सबके सामने आती है, जिस पर उसके सास कुछ बोले उससे पहले ही मोहिनी की दोस्त मोनिका और रेचल वहां आ जाती हैं। Oh, hi, darling. How are you? OMG, we missed you so much. I missed you too, darling. राम राम, इन्होंने तो तुमसे भी छोटे कपड़े पहने हैं। अरे तुम लोगों के अंदर कोई शर्म लिहाज बाकी भी है या सब बेच खाई? मोहिनी, तुम्हारी मेड कुछ ज्यादा नहीं बोलती? इस पर मोहिनी की दोस्त उसकी सास का मजाक बनाने लगती है, जिसे सुन निखिल उन्हें जवाब देते हुए कड़वे शब्द सुना देता है और वो सुन के वो दोनों तो मुंह बनाए वहां से चली जाती है, लेकिन गुस्से से लाल मोहिनी वहीं खड़ी निखिल को घूरती रहती है। घूर क्या रही हो? तुमसे शादी की ये सोचकर कि विदेश में पढ़ी लिखी हो, घर में कोई पॉजिटिव चेंज लाओगी, अपनी करियर के लिए एम्बिशियस होगी, पर अपने इस बिहेवियर से उस पढ़ाई के साथ साथ अपने मम्मी पापा के नाम को भी डुबो रही हो। अगर तुम्हें ऐसे ही हाल रखना है तो यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। निखिल की बातें सुनकर मोहिनी रोते हुए घर छोड़कर अपनी मम्मी पापा के पास वापस आ जाती है। ससुराल में सब कुछ ठीक तो है? वो अपने आप को समझते क्या है? मोहिनी पर चिल्ला रहे? मैं क्यों उसके इशारों पर चलूं? मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ और वो ना आप लोगों को मंजूर था और ना ही उन्हें है। तुम यहाँ नहीं रह सकती। अपने पापा की बात सुन के मोहिनी हैरान रह जाती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। अगर तुम्हें अपने इस घमंड, बेशर्मी और बदतमीजी में ही जीना है तो तुम यहाँ भी नहीं रह सकती। बेटी, मैं मानता हूँ हमारे यहाँ रीति रिवाज बहुत मायने रखते हैं और हमने उन्हीं के ओवरडोज से बचाने के लिए तुम्हें विदेश भेजा था। एक लड़की जो शादी करके घर और बच्चे संभालती है, उससे तुम अपने आप को ज्यादा समझ सको इसके लिए भेजा था। तुम उससे ज्यादा समझो और बनो, पर तुम तो किसी दूसरी ही ट्रेन में चढ़ गई बेटा। उसके मम्मी पापा बहुत देर तक मोहिनी को सारी बातें समझाते हैं, जिन्हें सुनकर मोहिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जॉब ज्वाइन कर लेती है और ससुराल वापस आकर उन्हें मॉडर्न बनाती है और खुद भी कुछ रिवाज सीखते हुए खुशी से रहने लगती है।